अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन डी के बारे में। हम देखेंगे कि विटामिन डी कौन कौन से होते हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके किन ज़राए से हम इनको हासिल कर सकते हैं, कुदरती तौर पर और आर्टिफिशियली, यानी कि जो टैबलेट फार्म में, कैप्सूल फार्म में या एम्प्यूल इंजेक्शन की फार्म में हम उनको कैसे हासिल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। ये इनका सोर्स देखेंगे और यूजेस देखेंगे कि विटामिन डी किस लिए यूज़ होता है, और एडवांस ड्रग रिएक्शंस इनके देखेंगे और दूसरी मेडिसिन के साथ इनका इंटरेक्शन देखेंगे। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली दो किस्म के होते हैं, विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3। डी 2 जो होता है उसको हम कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, वो प्लांट से, मशरूम वगैरह से हासिल होता है। और जो विटामिन डी 3 है वो उसको हम कहते हैं कोली कैल्सीफेरॉल, उसको विटामिन डी 3 होता है बेसिकली वो, और वो इंसान और जानवरों से हासिल होता है और उनमें पाया जाता है कुदरती तौर पर। इंसान में कुदरती तौर पर कैसे पाया जाता है, और यानी कहते हैं ना कि सूरज में बैठे तो उससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। इंसान की जिस स्किन के अंदर जब भी सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे यानी ये कुदरती तौर पर प्रोड्यूस होता है विटामिन डी 3 कोली कैल्सीफेरॉल। चाहे इसलिए कहते हैं कि धूप में बैठने से ये अल्ट्रा वायलेट जब भी रेडिएशन यानी कि उसकी शुआएँ पड़ती हैं, एक्सपोजर सूरज से होता है स्किन का, तो कुदरती तौर पर ये विटामिन डी 3 कोली कैल्सीफेरॉल प्रोड्यूस होता है। अब बाहर से कौन कौन सी खुराक वगैरह से और फार्मास्यूटिकली हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, किन ज़राए से? जनाब, ये दूध में पाया जाता है, इसके अलावा फ़िश में पाया जाता है, मशरूम्स में पाया जाता है, बटर में, चीज़ में और अंडे में पाया जाता है कुदरती तौर पर। इसके अलावा फ़िश आयल में, फ़िश की आयल में पाया जाता है। ये तो हो गया कुदरती ज़राए, और फलों में पाया जाता है। इसके अलावा हम इनको जो विटामिन डी 3 है इसको टैबलेट की सूरत में भी ये अवेलेबल है, कैप्सूल की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा एम्प्यूल की फॉर्म में उसको हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट कर सकते हैं या ओरली उसको ले सकते हैं, इंटेक भी कर सकते हैं। तो ये हैं सोर्सेज जिससे हम विटामिन डी 3 कोली कैल्सीफेरॉल हासिल करते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये एक डिजीज़ है रिकेट्स, उसके इलाज के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। उसकी कमी की वजह से अगर विटामिन की कमी है ना तो आपको रिकेट्स हो जाएगी। रिकेट्स क्या है? ये बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है जिसके अंदर जो बोन्स है ना वो वीक हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस भी आपकी हड्डी में अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, जिसकी वजह से हड्डियाँ बोन्स जो है ना आपकी वीक हो जाती हैं। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हों आपकी, तब भी आपने विटामिन डी 3 लेना है। इसके अलावा हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो, विटामिन डी उसकी कमी को पूरा करने के लिए, या आपको विटामिन की कमी हो रही हो तो उससे बचाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो है ना कौन कौन से कंट्राइंडिकेशन से कौन कौन लोग इसको नहीं ले सकते, वो लोग जिनको हाइपर कैल्सीमिया है, यानी पहले ही उनके बॉडी में जो है ना कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार है, वो लोग इसको नहीं ले सकते। विटामिन को बाहर से यानी कि टैबलेट कैप्सूल इन फॉर्म में नहीं ले सकते। हाइपर कैल्सीयूरिया है यानी कि जिनके जूरन से बहुत ज़्यादा कैल्शियम वो एलिमिनेट हो रहा है, वो लोग भी इसको नहीं ले सकते। इसके अलावा जिनको किडनी स्टोन है वो लोग भी इसको नहीं ले सकते। अगर किसी को सेंसिटिविटी है, इससे हाइपर एलर्जी है यानी कि किसी भी इंग्रेडिएंट से, तो भी आप इसको नहीं ले सकते एज ए टैबलेट, कैप्सूल या एम्प्यूल की फॉर्म में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है ना वो बहुत ही कम है, मामूली से हैं।
یعنی کہ اگر آپ کی اس کی ایکسیسو ڈوز لے لی ہے تب آپ کو ہائپر کیلسیمیا، ہائپر فاسفیٹیمیا ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کے بہت سر میں درد وغیرہ، وومیٹنگ، اس کے علاوہ یہی ہو سکتے ہیں بس، باقی اس کے اتنے زیادہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز نہیں ہیں، ڈرگ انٹریکشنز ہیں اس کے بہت زیادہ۔ اگر آپ اس کو ڈائجاکسن کے ساتھ لیتے ہیں وائٹامن کو، ڈی کو، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈائجاکسن کی جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے باڈی میں کوانٹٹی، جس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو اس میں ڈائجاکسن کے ساتھ اس کو نہیں لینا، یہ انٹریکٹ کرتی ہے۔ ڈائی یوریٹکس کے ساتھ یعنی کہ تھائرائڈ کے ساتھ بھی آپ نے اس کو نہیں لینا، یہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وائٹامن D3 کن کن بیماریوں کے یوز یعنی کہ کو کام کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس کا یوز کیا ہے۔ بیسیکلی یہ وائٹامن ڈی کی موجودگی میں ہی آپ کی ہڈیوں میں، بونز میں کیلشیم اور فاسفورس ابزارب ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں، اس میں کیلشیم اور فاسفورس ابزارب نہیں ہوگی، ڈپوزٹ نہیں ہوگی، اس لیے ڈیلی اپنی جو ہے نا خوراک میں جو بھی وائٹامن ڈی کی چیزیں ہیں وہ شامل کریں تاکہ آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی نہ ہو۔ وائٹامن ڈی ہی آپ کو کینسر سے بچاتی ہے ریسرچ کے مطابق، اور آپ کی یعنی کہ جو امیون سسٹم ہے اس کو سٹرانگ بناتی ہے، انفلیمیشن سے آپ کو جلدی ریکوری، اگر کوئی آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو جلدی ریکوری دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک بھی لازمی کیجیے گا، اور ادویات ہمیشہ فارماسسٹ کی موجودگی میں لینی ہے، کیونکہ فارماسسٹ ہی ادویات کا ماہر ہے۔ باقی اگر کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو ادویات سے متعلق جو بھی آپ لے رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو آپ فارمیسی پہ جا کے فارماسسٹ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی نہ تو آپ کو رجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر کوئی بھی بتائے گا، صرف وہ آپ کو لکھ دے گا، نہ ہی وہ بتائے گا کہ اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کون سے ہوں گے، یا آپ نے اگر یہ نمودار ہوں ان کے یعنی کہ رد عمل ریئیکشن، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، نہ کوئی اور بتائے گا BCD والا، یہ سب کچھ ایک فارماسسٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ ایک نمبر اور معیاری ادویات کے لیے فارمیسی کا، وہاں اس فارمیسی کو آپ سلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ فارماسسٹ موجود ہو۔ اگر آپ سناما یا اس کے مضافات سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید فارمیسی سناما وزٹ کریں اور کوالیفائڈ پرسن سے اپنی جو بھی ہیں میڈیسن کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔